नमस्कार साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना भाग पर जो भी जरूरी प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आज भी सार्वभौमिक हैं और यही पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी को बनाया है और डिस्कस भी किया है। तो ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। दोस्तों, हमारा प्रश्न है संविधान में हमारे राष्ट्र का यानी कि हमारे देश का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। पहला ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, अगला है केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। दोस्तों, भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया यानी कि ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया नाम का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये नाम भारत तथा इंडिया भारत के संविधान में है। किसमें है? भारत के संविधान में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए ऑप्शन, भारत तथा इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। यानी कि पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं हमें मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। यानी कि बंधुत्व होगा या संप्रभु होगा या समानता या अखंडता। दोस्तों, भारतीय संविधान की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यानी कि ये हुआ था वर्ष 1976 में। कब हुआ था? वर्ष 1976 में। तब उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो कौन सा शब्द 1975 से पहले नहीं था? तो वो दोस्तों अखंडता था। कौन सा था? अखंडता। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन पहला है 17वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की बात की जाए तब 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें संशोधन किया था। किसमें? प्रस्तावना में। और इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द डाले गए। यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये हुआ था वर्ष 1976 में। कब हुआ था? वर्ष 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो दोस्तों, समाजवादी शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ये कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। समाजवादी शब्द और पंथनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द तीनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द
तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, यानी कि पहले बताना है कि भारत अगर गणतंत्र है तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है। क्या ये अर्थ निकल रहा है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? बिल्कुल नहीं। भारत में संसदीय शासन है, क्या ये अर्थ निकल रहा है? ये भी नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही इसका सही अर्थ है। क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? राष्ट्रपति है, और उसका चुनाव होता है। तो इसके अनुसार भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का क्या अर्थ हुआ? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। दोस्तों भारत के में अगर बात की जाए भारतीय प्रस्तावना की, तो ये आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। किससे? हम भारत के लोक शब्दों से। इसी वजह से इसे लौकिक सार्वभौमिकता भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि ये कहाँ पर आरंभ होती है? प्रस्तावना में। तो हम भारत के लोगों के शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि उद्देशिका में। तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म है। दूसरा है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। नंबर 3 धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। और नंबर 4 भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात की जाए तो धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर राज्य के परिप्रेक्ष्य में लिया है। किसके परिप्रेक्ष्य में? राज्य के परिप्रेक्ष्य में। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि भारत की बात की जाए तो भारत में जो भी धर्म हैं और जितने भी धर्म हैं वो समान रूप से क्या हैं? बराबर हैं। क्या हैं? समान रूप से बराबर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका की बात करें तो इसमें समाजवादी शब्द भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है और लोक कल्याण नहीं है। कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? उद्देशिका में नहीं है, तो ये हमारी उद्देशिका में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो दोस्तों अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो उसमें विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है और धर्म व उपासना की भी स्वतंत्रता है। धर्म व उपासना की भी क्या है? स्वतंत्रता है। जबकि क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की बात की जाए तो उसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि क्या किया गया है? आर्थिक न्याय की बात की गई है। किसकी? आर्थिक न्याय की। तो 3 न्याय हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि कौन कौन से न्याय दिए हैं इस प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय,
नंबर 1 सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो कौन सा न्याय नहीं है? धार्मिक न्याय। क्या नहीं है? धार्मिक न्याय। क्या दिया है इसकी जगह? धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। क्या दिया है? धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों ये प्रश्न बेहद ही जरूरी है। दोस्तों ये प्रश्न बेहद ही जरूरी है और इस प्रश्न की बात की जाए तो ये प्रश्न लगभग हर दूसरी साल विभिन्न एग्जामों में पूछ लिया गया। ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है और प्रश्न में हमारे विकल्प दिए गए हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। जबकि इसी प्रश्न को घुमाकर कह दिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन होगा? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है? तो दोस्तों वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। जबकि अगर सिर्फ सिंपल पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तब है आपका उद्देशिका। क्या है? उद्देशिका। तो दोनों आपको बता दिए गए। अंबेडकर के अनुसार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा है? संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर और KM मुंशी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है KM मुंशी। क्या नाम है? KM मुंशी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 भीमराव अंबेडकर, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 दीनदयाल उपाध्याय और नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही संविधान सभा में नहीं थे, तो ये तो वैसे ही आउट हो गए। तो इसका सही विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने कहा है संविधान को पवित्र दस्तावेज? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें अंबेडकर सहित कुल 7 लोग थे। अंबेडकर सहित यानी कि अंबेडकर जी थे अध्यक्ष और 6 सदस्य लोग और थे। अगर इस प्रारूप समिति की बात की जाए तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसी के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप सौंपा गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। जो कि 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और यहीं से भारतीय संविधान लागू भी कर दिया गया, यानी कि कुछ आंशिक भाग लागू कर दिए गए, जबकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। इसी दिन को मनाते हैं हम संविधान दिवस के रूप में भी। अगर हम इसकी बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो तब हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन एक आखिरी मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को। इस तरीके से संविधान सभा में कुल 13 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? कुल 13। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं उन्हें कौन प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जो प्रतिबिंबित करता है उसका नाम है संविधान की प्रस्तावना, यानी कि संविधान की उद्देशिका। हमारा अगला प्रश्न है,
संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसमें है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती विवाद में प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। किसमें? केशवानंद भारती विवाद में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के लिए हमने जो प्रश्न इकट्ठा किए थे ये बेहद ही उपयोगी प्रश्न हैं और विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कृपया इन प्रश्नों को सही से सॉल्व कर लें और इसी तरीके से प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।